हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग सारी क्लासेस जो है वो मेरी देख रहे होंगे और सारी क्लासेस आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, सारा कुछ आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। हमारा जो उत्तराखंड लेक्चरार की जो क्लासेस है उसमें हमने राधा कृष्णन कमेटी उसके एमसीक्यूज कर लिया, मुदलियार कमीशन उसके एमसीक्यू जो है वो आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले आपका जो मुदलियार कमीशन है, जो आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है, वो हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज उसके एमसीक्यूज करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन जो है उस टॉपिक से आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी समिति गठित की गई थी? विच कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिव्यू सेकेंडरी एजुकेशन? जो आपका माध्यमिक शिक्षा है, जो आपका सेकेंडरी एजुकेशन है, उसकी समीक्षा के लिए उसको रिव्यू करने के लिए बेसिकली भारत की सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सी कमेटी की स्थापना करी थी, कौन सी कमेटी को गठन किया था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ताराचंद कमेटी। ताराचंद कमेटी जो कि 1948 के अंदर आई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, फर्स्ट कमीशन टू बी फॉर्म्ड ऑन दी सेकेंडरी एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के बाद में माध्यमिक शिक्षा पर गठित पहला आयोग कौन सा था? राधा कृष्णन आयोग, मुदलियार आयोग, कोठारी आयोग या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा है कि सेकेंडरी एजुकेशन में इंडिपेंडेंस के बाद में पहला कमीशन कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि आपका मुदलियार कमीशन। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम आपने तो बताया था कि इंडिपेंडेंस के बाद में सबसे पहला कमीशन आपका राधा कृष्णन आयोग था, तो वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर, आपकी जो माध्यमिक शिक्षा होती है उसको लेकर स्वतंत्रता के बाद में पहला आयोग कौन सा गठन हुआ था? तो वो था आपका मुदलियार आयोग। यहाँ पे पूछते सिंपली एजुकेशन को लेकर कौन सा आयोग था, तो वो था आपका कौन सा, राधा कृष्णन समिति। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा था कि सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर कौन सा आयोग है, वो हो गया आपका मुदलियार आयोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर है, मुदलियार कमीशन जो है वो आपका सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर इंडिपेंडेंस के बाद में पहला आयोग बना था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या सवाल पूछा है आपसे, भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना जो है वो कब चालू करी थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ऑन, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है कि 23 सितंबर 1952 को भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना करी थी। ठीक है, अब अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, व्हेन डिड द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जो कि हम मुदलियार कमीशन भी कहते हैं, सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? यानी कि जो आपकी मुदलियार कमीशन है, जो आपकी माध्यमिक शिक्षा आयोग या फिर जो आपका मुदलियार आयोग है, उसने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट जो है वो कब सौंपी थी? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 29 अगस्त 1953 के अंदर। तो आपको डेट याद रखनी है कि 29 अगस्त 1953 के अंदर इसने अपनी जो रिपोर्ट जो है वो सबमिट करी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था डेट कि 1952 के अंदर तो इसकी स्थापना हुई थी, 1952 के अंदर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1952 के अंदर। तो ये जो आयोग है आपका मुदलियार आयोग या फिर आपका जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है, आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है, इसकी स्थापना पूछे तो 1952 है, लेकिन अगर पूछे कि इसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करी थी तो वो है आपका 1953। ठीक है, दोनों ही डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, अब एक होमवर्क क्वेश्चन क्या है आपका, होमवर्क क्वेश्चन है कि जो हम पढ़ चुके हैं अभी, कौन सा आयोग हमने पढ़ लिया है, हमने पढ़ा है राधा कृष्णन आयोग, उसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करी थी और वो कब एग्जिस्टेंस के अंदर आया था, यानी कि उसकी स्थापना कब हुई थी और उसने रिपोर्ट कब सबमिट करी थी भारत सरकार को। दोनों ही तारीख आप मेरे को कॉमेंट करके बताओगे। ठीक है, ताकि पता चले कि आप लोगों को कितना ज्यादा याद है, आप कितनी वीडियोज को देख रहे हो। ठीक है, अब अगला सवाल पे चलता है, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है, 29 अगस्त 1953 को जो मुदलियार कमीशन है इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे? कुलपति यानी कि वाइस चांसलर होते हैं ना आपकी यूनिवर्सिटीज के, तो जो आपका लक्ष्मण स्वामी मुदलियार है ये कौन से यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे? बॉम्बे यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, BHU जिसको हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बोलते हैं, या फिर आपका AMU जिसको हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो जो आपका मद्रास यूनिवर्सिटी जो है इसके वाइस चांसलर थे आपके डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, जिसके नाम पे ही मुदलियार आयोग जो है उसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो आपसे पूछे कि मुदलियार आयोग जो है उसके चेयरमैन कौन थे, तो वो थे आपके लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। इनके ही नाम के ऊपर जो पूरा आयोग है उसका नाम रखा गया था मुदलियार आयोग। और ये अगर आपसे पूछे कि जो आपका है ना लक्ष्मण स्वामी मुदलियार जो है ये कौन से विश्वविद्यालय के है ना वाइस चांसलर थे, तो वो थे आपके मद्रास विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर। ठीक है, ऑप्शन
ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग या फिर मुदलियार आयोग की रिपोर्ट में कितने अध्यक्ष जो है वो शामिल थे, यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कितने अध्याय और कितने पृष्ठ जो है वो शामिल थे, यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या फिर जिसको हम बोलते हैं मुदलियार कमीशन। इसमें इसने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी इसमें कितने चैप्टर या फिर कितने पेजेस थे। तो कभी कभी ऐसे सवाल भी आपसे पूछ लेते हैं कि पूरी रिपोर्ट में कितने पेजेस थे। चलो पेजेस का तो नहीं पूछ सकते लेकिन चैप्टर्स का पूछ सकते हैं कि इस पूरी रिपोर्ट में कितने चैप्टर्स थे। तो 14 चैप्टर्स थे, आपको ये तो पक्के से याद रखना है और याद रख सको तो 244 इसमें पेजेस थे। ठीक है, पेजेस याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा लेकिन 14 चैप्टर्स थे, ये तो आपको पक्के से याद रखना ही है। कभी भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है उसने अपनी रिपोर्ट में कितने कुल चैप्टर यानी कि कितने कुल अध्याय की बात करी, तो आपको पता होना चाहिए टोटल 14 चैप्टर्स यानी कि 14 अध्याय जो है इसकी बात करी है और 244 इसके अंदर पृष्ठ हैं, यानी कि 244 इसके अंदर पेपर्स हैं और 14 इसके अंदर चैप्टर्स हैं, अध्याय हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मेनी वर्किंग डेज ऑफ द स्कूल हैज बीन फिक्स्ड बाय द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इन अ ईयर, यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने एक वर्ष में विद्यालय के कितने कार्य दिवस निर्धारित किए हैं कि एक वर्ष में कितने दिनों तक आपको काम करना पड़ेगा। 200 कार्य दिवस, 190, 150 या फिर 100। तो 200 कार्य दिवस की बात हुई है, 200 वर्किंग डेज के बारे में बात हुई है कि कुल साल में 365 दिन होते हैं। 365 दिन में से जो स्कूल है उसको 200 दिन तक तो काम करना ही है, बाकी फिर बचे हुए जो दिन है वो आपकी संडे वनडे की छुट्टी आ गई या फिर कोई आपका है ना, कभी आपकी है ना HM पावर की छुट्टी आ जाती है, कभी किसी फेस्टिवल की छुट्टी आ जाती है, कभी गर्मियों की छुट्टियां, सर्दियों की छुट्टियां, ये सारी मिला के वो छुट्टियां हो गई, लेकिन 200 वर्किंग डेज आपके होने चाहिए स्कूल के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या पूछा है, into how many categories did secondary education commission divided secondary education। ठीक है, जो आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग है इसने माध्यमिक शिक्षा को कितने भागों में विभाजित किया है, 2 श्रेणी, 4 श्रेणी, 6 श्रेणी या फिर 8 श्रेणी के अंदर। ठीक है, 2 कैटेगरी में, 4 कैटेगरी में, 6 कैटेगरी में या फिर 8 कैटेगरी के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है, जो आपका मुदलियार आयोग है, इसने कुल 2 कैटेगरी के अंदर आपका जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसको डिवाइड किया था। ठीक है, हमने ये पॉइंट पढ़ा भी था जब हमने नोट्स पढ़े थे इसके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है कि 2 श्रेणियों के अंदर इसने क्या करा है, पूरी जो आपकी एजुकेशन है उसको डिवाइड करा है, सेकेंडरी एजुकेशन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या पूछा है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कितने विषयों पर विचार किया, माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में क्या रखा जाए, है ना, कि भाई हाउ मेनी सब्जेक्ट डिड द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कीप इन द सेकेंडरी लेवल करिकुलम, यानी कि जो आपका सेकेंडरी लेवल करिकुलम जो है आपका जो माध्यमिक स्तर का जो पाठ्यक्रम है उसमें कितने विषय होने चाहिए कि वो कितने बताए हैं, यानी कि कुल कितने विषय होने चाहिए, ऐसा बताया है आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। 6 विषय के बारे में, 8 के बारे में, 9 के बारे में या फिर 11 के बारे में। क्वेश्चन क्या बोला है फिर से बता देती हूँ एक बार, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है आपका उसने कुल कितने विषय बताए हैं कि माध्यमिक स्तर के जो पाठ्यक्रम है, जो सेकेंडरी लेवल का जो करिकुलम है उसमें कुल कितने सब्जेक्ट होने चाहिए, 6, 8, 9 या फिर 11। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, कुल 8 सब्जेक्ट जो है वो होने चाहिए सेकेंडरी लेवल के करिकुलम में माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम के अंदर। ये बताया है आपका मुदलियार आयोग ने या फिर आपका माध्यमिक शिक्षा यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, अगला सवाल क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने पूरे भारत में माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के संबंध में कौन से समान, है ना, माध्यमिक शिक्षा के संबंध में एक समान नीति या एक समान योजना तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की सिफारिश की है। यानी कि सिंपल सा ये बताना है कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है रिकमेंडेड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट अ कॉमन पॉलिसी एंड अ कॉमन प्लान रिगार्डिंग द करिकुलम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन थ्रू आउट द इंडिया। यानी कि पूरे भारत में कॉमन पॉलिसी और कॉमन प्लान को लेकर कौन सी, है ना, जो बॉडी है उसकी स्थापना करने के लिए उस सिफारिश करी है आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ऑल इंडिया एडवाइजरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या फिर नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, ऑल इंडिया एडवाइजरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि
अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना करने की बात करी किसने? माध्यमिक शिक्षा ने। तो आपसे पूछ सकते हैं कि आपको 4 अलग अलग बोर्ड के एग्जाम्पल दे देंगे या फिर आपको कथन दे देंगे, पूछेंगे कि बताओ इन चारों में से किसकी स्थापना करने के लिए माध्यमिक शिक्षा ने कहा है, माध्यमिक शिक्षा का जो आयोग है उसने कहा है। या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि ये 4 कथन में से बताओ कौन से है की स्थापना करने के लिए जो राधाकृष्णन कमीशन है आपका, राधाकृष्णन आयोग जो है उसने सिफारिश दी है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से आयोग ने किसकी स्थापना करने की सिफारिश दी है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड जो है, ऑल इंडिया एडवाइजरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसकी स्थापना करने के लिए सिफारिश दी है आपका सेकेंडरी एजुकेशन आयोग ने, यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको हम मुदलियार आयोग भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? विच अमंग द फॉलोइंग वॉज या फिर वर इंक्लूडेड इन द सजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या फिर मुदलियार कमीशन, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव में शामिल था? यानी कि ये 4 कथन में से कौन से कथन की है ना सुझाव जो है वो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दिया है? डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजन, डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इन सभी की स्थापना करने के लिए आपका जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है उसने बात करी है। ठीक है, इसने क्या कहा है कि हमको व्यक्ति का है ना, हमको व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी विकास करना है, लोकतांत्रिक नागरिक का भी विकास करना है और व्यावसायिक कौशल का भी विकास करना है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये हमने पढ़ा भी था कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने अपने क्या क्या रिकमेंडेशन दी है उसके अंदर। ठीक है, तो इसने कहा है कि हमको जो लोग हैं उसके अंदर पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करना है, व्यक्तित्व का डेवलपमेंट करना है, हमको लोकतांत्रिक नागरिक का विकास करना है, डेमोक्रेटिक सिटीजन का विकास करना है, साथ ही साथ हमको डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स यानी कि व्यावसायिक कौशल का भी विकास जो है वो करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है? Who among the following suggested the establishment of technical education board in the provinces for vocational education? निम्नलिखित में से किसने व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्रांतों में तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना करने के लिए सुझाव दिया है? मुदलियार, कोठारी कमीशन, वर्मा कमीशन या फिर राधाकृष्णन कमेटी। ठीक है, तो टेक्निकल एजुकेशन के लिए स्थापना करने के लिए भी मुदलियार आयोग ने ही सुझाव दिया है। मुदलियार आयोग ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि हमको जो एक है ना प्रांत के अंदर तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना जो है वो हमको करनी चाहिए। ये सुझाव किसने दिया है? मुदलियार आयोग ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि वोकेशनल एजुकेशन को लेकर टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड की स्थापना के लिए बात करी है मुदलियार आयोग ने। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे क्या पूछा है? अगला सवाल पूछा है कि मुदलियार कमीशन सजेस्टेड टू ओपन डैश एट हायर सेकेंडरी लेवल। मुदलियार आयोग ने उच्चतर स्तर पर माध्यमिक स्तर डैश दिया, डैश है ना खोलने का सुझाव दिया है। कॉमन स्कूल खोलने के लिए कहा है, टेक्निकल स्कूल खोलने के लिए कहा है, मल्टीपर्पज स्कूल को खोलने के लिए कहा है या फिर को एजुकेशनल स्कूल को खोलने के लिए कहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मुदलियार आयोग ने कौन से स्कूल को है ना ओपन करने के लिए सुझाव दिया है? तो मुदलियार आयोग में मैंने आपको बताया था कि इन्होंने कहा है कि मल्टीपर्पज स्कूल जो है वो होने चाहिए, बहुउद्देशीय विद्यालय जो है वो होने चाहिए। ऐसे विद्यालय होने चाहिए जिनके उद्देश्य जो है वो मल्टीपर्पज होने चाहिए, यानी कि ऐसे स्कूल जिनके मल्टीपर्पजेस होने चाहिए। बच्चे को जो पढ़ना है वो पढ़ने दो, उसको है ना अलग अलग चीज़ें सिखाओ, पढ़ाई के साथ साथ उसको को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी सिखाओ, उसको डांस भी सिखाओ, उसको सिंगिंग भी सिखाओ, काफ़ी अलग अलग चीज़ें सिखाओ, यानी कि बहुउद्देशीय विद्यालय जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो बहुउद्देशीय विद्यालय की स्थापना करने के लिए कहा है आपका मुदलियार आयोग ने, आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था मध्यस्थता बोर्ड की स्थापना पर, यानी कि फॉर व्हाट पर्पस डिड द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इस्टेब्लिश द आर्बिट्रेशन बोर्ड, यानी कि जो आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग है इसने मध्यस्थता बोर्ड की स्थापना जो है किस उद्देश्य से करी थी। यहाँ पे ट्रांसलेशन में हो सकता है थोड़ी सी मिस्टेक हो, तो मैंने ढंग से क्वेश्चन को पढ़ के बता दिया है कि आर्बिट्रेशन बोर्ड, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, मध्यस्थता बोर्ड की, मध्यस्थता बोर्ड है ना, इसकी स्थापना किसने करी थी? सबसे पहली बात तो ये आती है कि इसकी स्थापना जो है वो आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है उसने इसकी स्थापना करी थी। अब इसकी स्थापना क्यों करी थी? ये जो मध्यस्थता बोर्ड है, आर्बिट्रेशन बोर्ड है, इसकी स्थापना क्यों करी थी? इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि शिक्षकों की शिकायतों पर विचार करना, टू कंसिडर द ग्रीवेंसेस ऑफ द टीचर्स। ग्रीवेंसेस यानी कि शिकायतें जो होती है ना, प्रॉब्लम्स या फिर जो भी कंप्लेंट्स होती है, शिकायतें होती है, उनको देखना है ना। तो मध्यस्थता बोर्ड जो है, आर्बिट्रेशन बोर्ड जो है, इसकी स्थापना क्यों करी थी? ताकि टीचर्स की जो भी समस्याएं हैं, जो भी ग्रीवेंसेस है, टीचर्स की शिकायतों
आपके ऊपर विचार विमर्श किया जा सके, टीचर्स की जो भी है ना शिकायतें हैं, शिक्षकों की जो भी ग्रीवेंसेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सुलझाया जा सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव सही है। अब ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही ढंग से देखना है कि कहाँ पे पूछा है कि कौन सा सही है, या फिर पूछा है कि कौन सा गलत है, या फिर पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। तो सही नहीं है यानी कि वो भी गलत है, ऐसे ही आएगा। बस आपको वर्ड प्ले करके दे देता है एग्जामिनर, ताकि आप उसके अंदर फिर कंफ्यूज हो जाओ। तो या तो सीधा सा लिख देगा कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या फिर ऐसा लिख के देगा कि कौन सा सही नहीं है। तो सही ना होना यानी कि गलत होना ही होगा उसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशंस आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है, जिसको हम मुदलियार आयोग के नाम से जानते हैं, या फिर जिसको हम माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं, इसने जो अपने रिकमेंडेशन दी है, जो अपने सुझाव दिए हैं, उनमें से कौन सी बात सही है। इन चारों ऑप्शन में से वो आपको सही वाला उत्तर जो है वो टिक करके आना है। तो पहला कथन क्या बोला है, सेकेंडरी एजुकेशन विल बी ऑफ 7 years फ्रॉम 5th क्लास टू 11th क्लास। माध्यमिक शिक्षा जो है वो 5वीं कक्षा से 11वीं कक्षा तक होगी, वो भी 7 वर्षों के लिए। ठीक है, अगला बोला है कि इट विल बी फॉर बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ 11 to 17 years, यानी कि 11 से 17 साल तक जो आपकी माध्यमिक शिक्षा होगी वो लड़के और लड़कियों दोनों के लिए ही होगी। तीसरा बोला है कि इस शिक्षण अवधि को 2 भागों में विभाजित जो है वो किया गया है। ये लर्निंग पीरियड को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ये पीरियड हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में जब थ्योरी करी थी, तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछ सकते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन कथन दे दिया है आपको। तो अगर आपने वो पैराग्राफ पढ़ा है ढंग से, उसके नोट्स बनाए हैं कि हाँ 2 भागों में विभाजन हुआ था, कौन कौन से 2 बोर्ड थे वो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कि कौन सा सही उत्तर है, कौन सा सही कथन है, जिसकी सिफारिश जो है वो राधाकृष्णन कमेटी ने, वो है ना, सॉरी राधाकृष्णन नहीं, मुदलियार कमेटी ने करी थी। तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। 4th ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है कि जो आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग है, इसने ये भी कहा था कि माध्यमिक शिक्षा जो है 5 से 11 साल तक के बच्चों को देनी है, वो भी 7 वर्ष के लिए। 11 से है ना 17 साल तक के बच्चों को देनी है, जिसमें लड़के लड़कियां दोनों ही आएंगी, और शिक्षण अवधि को इसने 2 भागों में विभाजित किया था। तो तीनों ही कथन आपके सही होते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है उपरोक्त सभी, वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर करेक्ट। देखना यहाँ पे क्या बोला है, आर करेक्ट, कौन सा जो शब्द है, कौन सा कथन जो है वो सही है। अबाउट द इंटरमीडिएट क्लासेस एज पर द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार इंटरमीडिएट कक्षाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, वो पूछा है आपसे। तो 4 वाक्य दे रखे हैं। पहला बोला है कि माध्यमिक शिक्षा में 11वीं कक्षा को शामिल किया जाना चाहिए। एड 11th क्लास इन सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, जो आपका सेकेंडरी एजुकेशन होती है उसके अंदर 11th क्लास को भी शामिल करो। 12th क्लास इन डिग्री कोर्स, डिग्री कोर्स के अंदर 12वीं कक्षा को शामिल करो। एंड सजेस्ट टू फिनिश इंटरमीडिएट क्लास, यानी कि इंटरमीडिएट कक्षा को समाप्त करने का सुझाव दिया था कि जो इंटरमीडिएट क्लासेस होते हैं उनको तो समाप्त कर दो, 11वीं क्लास को सेकेंडरी एजुकेशन में ले लो, माध्यमिक शिक्षा में ले लो, और बची जो 12वीं क्लास है उसको डिग्री के अंदर ले लो। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है, तो सारे कथन सही है, यानी कि उपरोक्त सभी तीनों ही कथन जो है उसका सुझाव जो है वो आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस वर गिवन बाय सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन टू इम्प्रूव एग्जामिनेशन सिस्टम, यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने परीक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए कौन कौन से सुझाव जो है वो बताए हैं। सबसे पहला बोला है सजेस्टेड टू गिव ग्रेड इंस्टेड ऑफ नंबर्स, यानी कि नंबर के बजाय हमको बच्चे को क्या देने हैं, ग्रेड देने हैं। अब ऐसा क्यों हो सकता है कि बच्चे को नंबर मत दो, उसको ग्रेड दो। इसका एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लो क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है, अब 2 बच्चों के बीच में अगर कंपटीशन है, एक के अगर 100 में से, यहाँ पे एक के अगर 100 में से मैं बताती हूँ, अगर उसके मान लो 90 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, एक के अगर 100 में से 80 मार्क्स आ रहे हैं। अब ये वाला जो बच्चा है ना, जिसके 100 में से 80 मार्क्स आ रहे हैं, उसने 100 में से 80 मार्क्स लेकर आया है, वो उसके लिए खुश नहीं होगा। इस दूसरे वाले से वो 10 नंबर कम क्यों लेकर आ गया, वो उसके लिए दुखी होगा। ठीक है, ये जो बच्चा है जिसके 90 मार्क्स आए, वो 100 में से 90 मार्क्स लेकर आया है, उसके लिए खुश नहीं होगा। लेकिन जिसके 95 मार्क्स आए होंगे, या फिर जिसके 92, 93 आए होंगे, 90 से अबव आए होंगे, उस बच्चे से दुखी हो रहा होगा कि उसके मेरे से 2 नंबर ज्यादा कैसे आ गए, मेरे उससे 5 नंबर कम कैसे आ गए। और ये जो 80 वाला है, ये 90 वाले से दुखी हो रहा है कि मेरे 80% आए, उसमें खुश नहीं है, मेरे 10% कम क्यों आ गए दूसरे वाले से, कि उसमें दुखी है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बच्चों के बीच में जो कॉम्पिटिशन होता है ना, वो काफी ज्यादा हेल्दी नहीं होता है।
है, अनहेल्दी कंपटीशन जगता है बच्चों के बीच में, है ना। हमको कंपटीशन रखना है डेफिनेटली, बिना कंपटीशन के बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन इनका मेन मकसद क्या था, मेन उद्देश्य क्या था कि हमको कंपटीशन तो रखना है लेकिन हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, बच्चों के बीच में अनहेल्दी कंपटीशन नहीं होना चाहिए, ताकि बच्चे एक दूसरे के, है ना, एक दूसरे को लेकर ऐसे घृणा की भावना रखें या फिर जलन की भावना रखें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये कथन इन्होंने कहा था, ये सुझाव दिया था कि हमको बच्चे को नंबर नहीं देने, हमको उसको ग्रेड देने, ठीक है। अब बच्चे को नंबर नहीं देंगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि तेरे से 2 नंबर ज्यादा आए हैं या फिर 2 नंबर कम आए हैं। अब आप उसको भी, जो 90 आया है उसको भी ए ग्रेड दोगे, जो 80 आया है उसको भी ए ग्रेड दोगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ग्रेड सबको ए ही मिलेगा, नहीं, ग्रेड में भी कुछ क्राइटेरियाज होंगे, अभी भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं ना भाई, जिसके मान लो, है ना, ऐसा रूल बनाया हुआ है कि भाई 80 मार्क्स तक आपको, 80 और 80 से अबव आपको जो है ए ग्रेड जो है वो मिलेगी, 95 से अबव आपको ए प्लस ग्रेड जो है वो मिलेगी, ठीक है। 70 मार्क्स तक मान लो यहाँ पे बनाया हुआ है कि 70 मार्क्स तक आपको बी ग्रेड मिलेगी, है ना, और 60 या 60 से नीचे जितने भी आएंगे उसको सी ग्रेड मिलेगी, सपोज करके मान लो ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया बनाया हुआ है। अब जिसके 80 मार्क्स तक आते हैं उसको तो ए ग्रेड मिलेगी ना, 80 से 95 के बीच वाले को तो ए ग्रेड मिलेगी ना सबको, उनके बीच में तो 5-10 नंबर के लिए घृणा की भावना नहीं आएगी ना, ऑब्वियसली जिसके 60 नंबर आए हैं उसको बी ग्रेड ही मिलेगा, और जिसके 80 या फिर 85 नंबर आए हैं उसको ए ग्रेड ही मिलेगा, उनके बीच में उनको फर्क दिखेगा, लेकिन फर्क यहाँ पे नंबर का फर्क नहीं होगा कि कितने नंबर में उससे कम हो, है ना। यहाँ पे ग्रेड्स होंगी सिर्फ ए बी सी डी, दैट इज इट, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ज्यादा बच्चों के है ना बीच में ऐसी घृणा की भावना नहीं आएगी, अनहेल्दी कंपटीशन नहीं जगेगा। तो इन्होंने ये बात कही थी कि हमको नंबर्स को हटाने हैं, हमको ग्रेड जो है वो बच्चे को अब से देना शुरू करना है, ठीक है। दूसरा कहा था कि यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न जो है उनका प्रयोग हमको ज्यादा करना है अब, ठीक है। और मिनिमाइज ऐसे टाइप क्वेश्चन जो न्यूनतम, है ना क्या बोलते हैं, निबंध वाले जो आपके प्रश्न होते हैं ना, है ना, निबंधात्मक प्रश्न जिसको हम कहते हैं हिंदी में, ऐसे टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस, उनको हटाओ और वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो बच्चों से पूछो, ठीक है। तो ये आपके, है ना, कौन सा कथन यहाँ पे सही है वो बताया हुआ है कि क्वेश्चन में क्या पूछा था, हम भूल गए क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में ये बोला था कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए निम्न में से कौन सी सिफारिश जो है वो की थी। तो इन्होंने तीनों ही चीजों के बारे में कहा था, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, आज के छात्र कल के नागरिक और नेता हैं। ये कथन जो है वो किसने कहा था, टुडेज स्टूडेंट आर टुमारो सिटीजन एंड लीडर। आज के जो स्टूडेंट है वो कल के सिटीजन भी है और लीडर भी है, नागरिक भी है और नेता भी है। तो ये कथन किसका था, मुदलियार कमीशन का था, है ना, कोलकाता स्कूल काउंसिल का था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में था, या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर था। तो ये कथन जो है वो मुदलियार कमीशन, मुदलियार आयोग के अंदर था कि भाई आज के जो छात्र हैं वो कल के नागरिक भी वही होंगे, कल के नेता भी वही होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये कथन किसने कहा था, मुदलियार आयोग ने कहा था। अगला सवाल क्या पूछा है, विच कमीशन रिपोर्ट इज कॉल्ड द बाइबल फॉर टीचर्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं कि किसकी आयोग की रिपोर्ट को शिक्षकों के लिए बाइबल माना जाता है या फिर शिक्षकों के लिए बाइबल कहा जाता है। वो है आपकी मुदलियार कमीशन, मुदलियार आयोग की जो रिपोर्ट है उसको शिक्षकों के लिए बाइबल माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्सेज हैज बीन सजेस्टेड बाय सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन टू बी एडेड फॉर ट्रेनिंग ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स। योग्य शिक्षकों के परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा जोड़ने का सुझाव दिया गया था। टीचर्स के लिए कौन सा कार्यक्रम जो है उसको जोड़ने की बात करी थी माध्यमिक शिक्षा आयोग या फिर मुदलियार आयोग ने, तो वो था आपका एमएड का कोर्स, ठीक है। ये जो आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है, मुदलियार आयोग जो है, इन्होंने कहा था कि हमको शिक्षकों के लिए एमएड का जो पाठ्यक्रम है उसको जोड़ना चाहिए, ठीक है। तो एमएड को जोड़ने की बात करी थी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहा है, आगे क्या क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा है कि मुदलियार आयोग ने शिक्षकों के लिए कौन सा सुझाव दिया था। 4 कथन दिए हुए हैं, बताना है कि कौन सा शिक्षकों के लिए सुझाव जो है वो इस आयोग ने बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशन वर गिवन बाय द मुदलियार कमीशन फॉर टीचर्स। यहाँ पे स्पेशली टीचर्स की बात हो रही है। तो पहला क्या बोला है कथन, टू इंक्रीज द रिटायरमेंट एज फ्रॉम 58 टू 60। रिटायरमेंट की जो आयु है उसको 58 साल से 60 वर्ष तक कर दो। नॉट टू टीच प्राइवेट ट्यूशन, टीचर को कहो कि अब वो प्राइवेट घर पे जो ट्यूशन पढ़ाते हैं वो नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। इससे ट्यूशन से क्या होता था, बच्चा है ना जो टीचर क्लास के अंदर पढ़ा रहा है
वो क्लास में तो बच्चों को कुछ भी पढ़ा लेता था, लेकिन जो ट्यूशन में आते हैं उसके पास में, उनके साथ में वो थोड़ा सा भेदभाव करता था कि जो बच्चे ट्यूशन में आ रहे हैं वो एक्स्ट्रा फीस दे रहे ट्यूशन में आने की, तो उनको वो और एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाता था और अच्छे से पढ़ाता था। और जो बच्चे ट्यूशन में नहीं आते थे उसके पास में, या फिर जो दूसरों के पास में ट्यूशन में जाते थे, उनको ढंग से नहीं पढ़ाता था, उनके साथ में पक्षपात करता था। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हटाने के लिए इन्होंने कहा था कि प्राइवेट ट्यूशन कोई भी टीचर अब नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, और तीसरा कथन क्या है, टीचर्स ट्रेनिंग मस्ट बी एटलीस्ट 1 ईयर कोर्स। जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो कम से कम 1 वर्ष का तो होना ही चाहिए। तो कौन सा कथन टीचरों के लिए सही बताया है, तो तीनों ही कथन की इन्होंने बात करी है कि 58 से 60 वर्ष तक रिटायरमेंट एज कर दो, प्राइवेट ट्यूशंस लेने के लिए मना करो टीचर्स को, और टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कम से कम 1 साल का होना चाहिए। ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष तक कर दी गई है ना। और जो निजी ट्यूशन पढ़ाते हैं उसको मना करो, और शिक्षण है ना, शिक्षक परीक्षण कम से कम 1 वर्ष का तो होना ही चाहिए। तीनों ही कथनों का सुझाव दिया था इन्होंने शिक्षकों से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो आपके ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, अगला सवाल आपसे पूछा है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था। आपका इसका सही आंसर आपको पता ही है कि 23 सितंबर 1952 के अंदर मुदलियार कमीशन का गठन जो है वो किया गया था। हमने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब ये जो लास्ट के कुछ 4-5 क्वेश्चन है वो थोड़ा इंग्लिश में नहीं है, लेकिन मैं आपको हिंदी में भी समझा दूंगी, इंग्लिश में भी समझा दूंगी। हिंदी में तो लिखा हुआ है लेकिन मेरे पास में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं मिला था, तो मैं सिर्फ हिंदी में ही लेकर आई हूँ। ठीक है, लेकिन मैं इंग्लिश में आपको समझा दूंगी, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, माध्यमिक शिक्षा आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है ना, तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को और किसी है ना अदर नाम से, कौन से नाम से जानते हैं, राधा कृष्णन कमीशन, मुदलियार आयोग यानी कि मुदलियार कमीशन, और कोठारी कमीशन। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, कल के लेक्चर में भी बताया था कि जो आपका मुदलियार आयोग है, जो आपका मुदलियार कमीशन है, इसको हम माध्यमिक शिक्षा आयोग या फिर इंग्लिश में इसको हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, माध्यमिक शिक्षा आयोग में कितने सदस्य थे, यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में टोटल कितने मेंबर्स थे। तो इसमें कुल 10 मेंबर्स थे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं कि भी कितने सदस्य थे, या फिर कितने भागों में एजुकेशन को डिवाइड करने के लिए बोला है, टीचर्स के लिए क्या सुझाव दिया है, कौन से साल में आई थी, कौन से साल में इसने अपना जो है ना रिपोर्ट है वो सबमिट कराया था, रिपोर्ट कब लागू हुई थी, ये ऐसे छोटे छोटे से फैक्ट जो है वो भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग में कुल 10 सदस्य थे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या पूछा है, मुदलियार आयोग ने प्राथमिक शिक्षक है ना प्रशिक्षण संस्थाओं में कितने वर्ष के प्रशिक्षण कार्य की संस्कृति की है। 2 वर्ष के लिए। ठीक है, कि जो आपका मुदलियार आयोग है उसने प्राथमिक शिक्षण जो प्रशिक्षण होते हैं उन संस्थाओं में कितने वर्ष के परीक्षण कार्यक्रम की सांस्कृतिक जो है वो की है, तो वो 2 वर्ष की सांस्कृतिक जो है वो की है। ठीक है, संस्कृति जो है वो की है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, मुदलियार आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों को किस में बदलने का सुझाव दिया है, आवासीय विद्यालय में, बहुउद्देशीय विद्यालय में, आध्यात्मिक विद्यालय में, या फिर परीक्षण संस्थाओं में। तो जो मुदलियार आयोग है उसने कहा है कि हमको माध्यमिक विद्यालय को आवासीय विद्यालयों में बदलना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, मुदलियार आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की अवधि को कितने वर्ष करने का सुझाव दिया है। तो मुदलियार आयोग ने कहा है कि जो आपकी माध्यमिक शिक्षा है उसका टाइम पीरियड हमको 6 ईयर्स का करना है, उसका टाइम पीरियड हमको 6 वर्ष का करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, काफी छोटे छोटे से 1 लाइनर के क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं सीधा क्वेश्चन पढ़ रही हूँ और आपको आंसर बता रही हूँ। जहाँ पे समझाने की बात है वहां पे मैंने एक एक कथन आपको समझाया भी है, और जहाँ पे 1 लाइनर्स है कि भाई लाइन पढ़ के आपको सिर्फ उसका आंसर याद रखना है। अब इसमें तो मैं आपको क्या ही बताऊं, यहाँ पे बोला है कि मुदलियार आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितने वर्ष की बताई है, तो 6 वर्ष की बताइए। अब इसमें समझाने के लिए तो कुछ है ही नहीं ना, तो बच्चे कॉमेंट करेंगे कि मैडम आप तो समझा ही नहीं रहे हो, लेकिन जहाँ पे कथन है, जहाँ पे समझाने की बात है तो मैंने समझाया है, लेकिन जहाँ पे सिंपल 1 लाइनर पूछा है आपसे, एक सवाल का 1 लाइन में आपसे सवाल पूछा है, उसका 1 वर्ड आंसर है, तो मैं उसमें कुछ समझाने के लिए है भी नहीं मेरे पास में। ठीक है, आगे क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन, मुदलियार आयोग ने बालिकाओं के लिए माध्यमिक स्तर पर किसके शिक्षण का सुझाव दिया है। तो उन्होंने कहा है कि हमको बालिकाओं को गृह विज्ञान यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं होम साइंस। मैंने आपको बताया भी था कल कि इन्होंने कहा है कि स्पेशली हमको जो लड़कियां हैं उसको होम साइंस का जो सब्जेक्ट है वो तो कंपलसरी है, वो पढ़ाना ही है। मैंने आपको कल बताया था कि इन्होंने कहा था कि पाठ्यक्रम जो है वो 2 भागों में बटेगा। एक पाठ्यक्रम तो ऐसा होगा जो कि कंपलसरी है, जो सबको लेना ही है, और दूसरा पाठ्यक्रम ऐसा है जो कि कुछ 7 सब्जेक्ट दे रखे थे, वो 7 सब्जेक्ट में से कोई भी 3 आपको चूज करने। उसमें ही मैंने आपको बताया था कि इन्होंने ये भी कहा था कि जो लड़कियां हैं
उसको होम साइंस तो कंपलसरी हमको पढ़ाना ही है, उसके अलावा जितने भी बाकी सब्जेक्ट हैं वो लड़के और लड़कियां दोनों को पढ़ाओ। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा है कि मुदलियार आयोग ने बालिकाओं के लिए माध्यमिक स्तर पर किसके शिक्षण का सुझाव दिया है। तो इन्होंने कहा कि माध्यमिक स्तर जो होता है आपका, वहां तक हमको लड़कियों को सबको कंपलसरी जो आपका गृह विज्ञान है, होम साइंस है, वो पढ़ाना ही है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपकी जो थ्योरी की क्लास है वहां से ही आए हुए हैं, कोई भी नया क्वेश्चन नहीं है। कुछ कुछ हो सकता है कि भी थोड़ी चीजें मेरे से रह गई हो जो मैंने आपको ना बताया हो, या फिर कुछ नई चीजें हो जो आपने क्वेश्चन के थ्रू सीख ली हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वही है जो हमने पहले थ्योरी में कवर करे हैं, और वही सारी चीजें आपसे एग्जाम के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन को बना के पूछ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, मुदलियार आयोग ने कितने विषयों में है ना कंपार्टमेंट परीक्षा का प्रावधान करने का सुझाव दिया है। जो कंपार्टमेंट परीक्षा होती है ना, वो कितने विषय में होनी चाहिए, तो इन्होंने कहा है कि 3 विषय में होनी चाहिए। ठीक है, आगे बोला है कि मुदलियार आयोग ने स्कूलों में कम से कम कितने कार्य दिवस सुझाए हैं। 200 कार्य दिवस सुझाए हैं कि मिनिमम 200 वर्किंग डेज तो आपकी स्कूल में एक साल में होने ही चाहिए। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है ऊपर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन टुडे क्या बोला है, मुदलियार आयोग के गठन का सुझाव किसने दिया। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने दिया, राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने दिया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड जो है, ऑप्शन नंबर ए, ये इसका करेक्ट आंसर है कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने मुदलियार आयोग यानी कि मुदलियार कमीशन के गठन का सुझाव जो है, रिकमेंडेशन जो है वो दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारे ही क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको सारे जो क्वेश्चंस है वो समझ में आए होंगे, सारी चीजें समझ में आई होंगी, कुछ आपको नए क्वेश्चंस, नए कॉन्सेप्ट भी यहाँ से सीखने को मिले होंगे। लेकिन आई होप कि ओवरऑल क्लास जो है वो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए, काफी मजा आया होगा आपको सारे क्वेश्चंस को करने में। अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत होती है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में अपने सवाल जो है वो पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली वहां पे रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, इसकी सारी पीडीएफ जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमारे टेलीग्राम चैनल वहां पे मिल जाएगी। तो प्लीज आप सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए जो भी नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, वीडियोज का लिंक जो है वो भी टेलीग्राम पे ही अपलोड हो जाता है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। सारी इन्फॉर्मेशन जो है क्लासेस को लेकर, पीडीएफ को लेकर, या फिर जो भी आपकी करंट अफेयर की न्यूज आती है, कोई भी न्यूज होती है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, वो सारी हम टेलीग्राम पे अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अभी तक काफी सारी क्लासेस मैंने ले ली है। आरआरबी की जो टीचिंग वैकेंसीज है उसके लिए भी काफ़ी सारी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी है, और उत्तराखंड के लेक्चरर की क्लासेस भी चल रही है। तो 2 एग्जाम की क्लासेस जो है वो साथ साथ चल रही है। तो जो भी बच्चे इन सभी है ना सभी वैकेंसीज के लिए, सभी पोस्ट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे बच्चे मेरी क्लासेस को देख सकते हैं। आप क्लासेस को आगे शेयर भी कर दिया करो ताकि आपकी फ्रेंड्स तक, आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन तक ये सारे वीडियोज जो है वो पहुंच सके। ठीक है, तो आपको है ना वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक भी करना, शेयर भी करना, कॉमेंट भी करना। कॉमेंट करके आपके डाउट है, सजेशन है, कोई भी दिक्कत है, सारी चीजें आप कमेंट करके मुझ तक शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।